कल मैंने एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल EMRS के ऊपर हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने पोस्ट का जिक्र किया था और डिटेल में बताए थे कि किस सब्जेक्ट में कितने पोस्ट हैं और उसके एग्ज़ाम्स कब होंगे और उसमें फ़ीस क्या है। आइए आज हम एज और क्राइटेरिया, क्वालिफ़िकेशन आदि पर बात करते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो हमने ये बताया था आपको कि इसमें 5660 आपके पोस्ट हैं। जो इसमें फॉर्म भरने का डेट है वो 18/8 तक है और TGT के लिए जो फ़ीस है वो है 1500 रुपये और हॉस्टल वार्डन के लिए जो फ़ीस है वो है 1000 रुपये। ठीक है। और एग्ज़ाम वगैरह कब होंगे इसका डिटेल आपको साइड पर दे दिया जाएगा। एक चीज़ इसमें और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ड्यूरेशन ऑफ एग्ज़ाम 180 मिनट जो है वो टीचिंग स्टाफ के लिए था और 150 मिनट नॉन टीचिंग स्टाफ। तो जो टीचिंग स्टाफ है वो है TGT और जो नॉन टीचिंग स्टाफ है वो है हॉस्टल का वार्डन। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। आइए अब आगे मोटे मोटे तौर पर चलते हैं कि इन्होंने क्या आगे चीज़ और बताया है। तो हमने ये देखा था कि ये हमारा स्टाफ सिलेक्शन जो एग्ज़ाम है 2023 उसमें जो TGT का पोस्ट था वो था 5660 और हॉस्टल वार्डन का जो पोस्ट है मेल के लिए है 335 और फीमेल के लिए है 334। टोटल 6329 पोस्ट है। ठीक है। आइए अब आगे देखते हैं कि ट्रेन ग्रेजुएट टीचर में हर एक सब्जेक्ट वाइज कितने नंबर इन्होंने डाला है। तो हिंदी में 606 पोस्ट था, इंग्लिश में 671 पोस्ट है, मैथ्स में आपका 686 है, सोशल साइंस में आपका 670 है और साइंस में 678 है। तो इस तरीके से टोटल जो आपका यहाँ पर पोस्ट बनता है TGT का वो 3311 बनते हैं। ठीक है। अब आइए देखते हैं कि ट्रेन ग्रेजुएट टीचर थर्ड लैंग्वेज के लिए क्या पोस्ट है। तो यहाँ पर थर्ड लैंग्वेज में नवोदय की तरह इन्होंने लगभग 12 भाषा लिया है जिसमें सबसे ज़्यादा संस्कृत का आपका 358 पोस्ट है। ठीक है। तेलुगु का 102 और तीसरे नंबर पर मराठी का 52, गुजराती का 44। इस तरीके से रीजनल लैंग्वेज के जितने भी हैं सबका इन्होंने स्थान इसमें दिया हुआ है। थर्ड लैंग्वेज TGT से अलग किया। अब देखिए इसमें मिसलेनियस के लिए इन्होंने कितना रखा है TGT में ही मिसलेनियस के लिए। तो PRT म्यूज़िक KB में होता है लेकिन यहाँ पर इन्होंने TGT में रखा है। ठीक है। तो म्यूज़िक का 320 है, आर्ट का 342 है, PET का 321 और PET फीमेल का 345। तो एक चीज़ यहाँ पर ये देखना है कि जो PET है मतलब स्पोर्ट्स टीचर है। ठीक है। तो स्पोर्ट्स टीचर मेल और फीमेल दोनों के लिए ही इन्होंने क्या किया है, अलग अलग पोस्ट निकाला है। और लाइब्रेरियन का 369 पोस्ट है। तो इस तरीके से टोटल जो इनका पोस्ट हो गया 1697 पोस्ट लगभग जो है सो इन्होंने मिसलेनियस के लिए निकाला हुआ है। तो ये तो हो गए आपके पोस्ट। इसके बाद देखते हैं कि हॉस्टल वार्डन का जो टोटल इन्होंने नॉन टीचिंग में दिया है वो नॉन टीचिंग में हॉस्टल वार्डन मेल के लिए 335 है और फीमेल के लिए 334 है। तो इस तरीके से टोटल 669 पोस्ट जो है सो टोटल लगभग इनमें हो गया। और इस तरीके से UR EWS OBC SC ST और PWD एक्सेट्रा के लिए अलग अलग इन्होंने जो है सो क्राइटेरिया दिया हुआ है। अदर इंस्ट्रक्शंस वगैरह जो हैं वो नॉर्मल ही रहता है हमेशा। ओनली इंडियन सिटीजन्स आर एलिजिबल टू अप्लाई। ठीक है। और जो क्वालिफिकेशंस है नेसेसरी सर्टिफिकेट शुड बी प्रोड्यूस्ड एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। मतलब एग्जाम देने टाइम में अगर आपसे कुछ नहीं मांग रहे हैं, आपका जब मान लीजिए सिलेक्शन हो जाता है तब आप उस समय में सब कुछ प्रोड्यूस करेंगे। यदि उस समय में कुछ भी इधर उधर रहता है तो आपको निकाल दिया जाएगा। अब देखिए कि ट्रेन ग्रेजुएट टीचर जो है TGT के लिए लेवल 7 और ग्रेड पे में अगर जाएं तो 4600 होता है। ठीक है। और TGT मिसलेनियस के लिए जो इन्होंने पोस्ट रखा है वो यहाँ पर 4200 का रखा है। ठीक है ना, लेवल 6 4200 ग्रेड पे का रखा है जो KBS में PRT का है। ठीक है। KBS में PRT का जो दे रखा है उन्होंने वो 4200 ग्रेड पे दे रखा है। हॉस्टल वार्डन वगैरह को लेवल 5 में इन्होंने रखा है। ठीक है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो इसका है वो OMR बेस्ड पेन पेपर मोड पे होगा। ठीक है, जैसा कि हम लोग एग्ज़ाम देते आ रहे हैं। तो TGT में इन्होंने क्या रखा एग्जाम पैटर्न, 120 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आपका सब्जेक्ट से रहेगा और लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी बेस्ड जो है सो 30 रहेगा। तो लैंग्वेज जो है आपका 30 नंबर का वो यहाँ पर आपको पास करना नेसेसरी है। ठीक है। अब देखते हैं कि कॉम्पिटेंट ऑफ द टेस्ट का जो क्राइटेरिया है वो क्या है। कल ऐसे हमने डिस्कस किए थे लेकिन आज हम बेसिकली एज के ऊपर चलेंगे।
जीएस जो आपका रहेगा 10 क्वेश्चन रहेगा, 10 नंबर का रहेगा। रीजनिंग एबिलिटी 10 क्वेश्चन रहेंगे, 10 नंबर के रहेंगे। आईसीटी का जो नॉलेज है, जैसे स्मार्ट क्लास वगैरह लेते हैं तो 10 क्वेश्चन 10 नंबर रहेगा। और टीचिंग एप्टीट्यूड आपका 10 क्वेश्चन 10 नंबर रहेगा। केबीएस की तरह इतने भारी भरकम टीचिंग एप्टीट्यूड इन्होंने नहीं रखा है, लेकिन साथ में इन्होंने ये भी पार्ट 5 में बता दिया है कि एनईपी से मात्र 5 क्वेश्चन रहेंगे। सॉरी, एनईपी से मात्र जो है सो आपका 10 क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए 80 नंबर जो है टोटल, वो 80 नंबर में इन्होंने क्या किया है 65 + 10 + 5, तो सी और डी जो है वो आपका 10-5 है। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया सी एनईपी, और डी हो गया खेलो इंडिया, फिट इंडिया, सिमिलर प्रोग्राम्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो आपके 5 नंबर इससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। और यहाँ पर जो आपको पूछा है वो मात्र एनईपी आपको करना है, जो 10 नंबर का आपका क्वेश्चन बनेगा। एग्ज़ाम जो है वो आपके 3 घंटे के होंगे, 180 क्वेश्चंस होंगे, 120 नंबर का आपका क्या हो 180 आपके रहेंगे। जो लैंग्वेज क्राइटेरिया दिया हुआ है वो आपके 120 नंबर का टोटल और 30 नंबर का लैंग्वेज, तो इस तरीके से 150 क्वेश्चन हो गया। 120 और 30 = 150, और टाइम जो आपका रहेगा 3 आवर, मतलब 180 मिनट रहेगा। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट चीज़ देखते हैं इसमें कि इन्होंने क्या क्या जो है सो और भी इसमें लिया हुआ है। तो एग्ज़ाम जो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा वो हमने अभी तुरंत डिस्कस कर लिया था कि 10 नंबर का जीएस रहेगा, 20 आपका जो है सो यहाँ पर एग्ज़ाम 120 मार्क्स का जो रहेंगे कॉम्पिटेंट का, वो किसका यहाँ पर बता रहा है, हॉस्टल वार्डन का बता रहा है। तो ये चीज़ आप टीजीटी में इसको ना लें, हॉस्टल वार्डन का बता रहा है। तो हॉस्टल वार्डन का जो पैटर्न है बिल्कुल अलग है। यहाँ पर इनका एग्ज़ाम जो है वो 2.5 घंटे का ही होगा। ठीक है, मतलब 150 मिनट का ही रहेगा इनका। और इनका जो पैटर्न रहेगा 10 नंबर का जीएस, 20 नंबर का रीजनिंग, 20 नंबर का आईसीटी, 10 नंबर का पॉक्सो से रिलेटेड रहेगा, और एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड 30 नंबर का रहेगा, और लैंग्वेज कॉम्पिटिशन बेस्ड जैसे हिंदी, इंग्लिश और कोई रीजनल लैंग्वेज वो 30 नंबर का रहेगा। तो यहाँ पर इसको 10 + 10 + 10 लिया है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर दिया है। आइए अब देखते हैं कि नेक्स्ट आपका मार्किंग स्कीम जो है वो क्या रहेगा, वो भी हमने कल चर्चा किया था। 1 मार्क क्वेश्चन फॉर ईच एवरी क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि यहाँ पर निगेटिव मार्किंग है। यदि आपका क्वेश्चन 4 गलत हो जाते हैं तो आपके 1 नंबर कटेंगे, 0.25 आपका मार्किंग निगेटिव होगी। ये देख लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है साफ कि 0.25 शैल बी डिडक्टेड फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। आंसर्ड क्वेश्चंस विल नॉट बी गिवन एनी मार्क्स। ओके, अनआंसर्ड मतलब जिस उत्तर को आपने नहीं दिया है वो आपको काउंट नहीं किए जाएंगे। ठीक है, ना ही उसका निगेटिव मिलेगा और ना ही आपको किसी तरह का मार्क्स उसके ऊपर दिया जाएगा। इसके बाद देखते हैं कि सिलेबस फॉर एग्जामिनेशन, उसके लिए आपको ये कह रहा है कि EMRS tribal.government.in के साइट पे जाइए और वहाँ पर आपको सिलेबस अपलोड कर रखे हैं, वहाँ से आप उसको ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि एक चीज़ और ये क्या कह रहा है इसमें, जो 9 to 5:30 अगर किसी तरह का अप्रोच है तो आप उस पर आप बता सकते हैं। इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस कैंडिडेट के लिए दे रखे हैं, जो इसकी खास अभी ज़रूरत नहीं है, जब आप एग्ज़ाम देने के लिए जाएंगे तो एडमिट कार्ड वगैरह पे उसमें देख लेंगे। मेन बात जो मैं कर रहा था क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, वो यहाँ पर हम बृहद रूप में डिस्कस करेंगे। अब देखिए कि ये टोटल क्योंकि टीजीटी का निकला हुआ है, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और क्वालिफिकेशन क्या है। टीजीटी इंग्लिश, हिंदी, 3rd लैंग्वेज, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस एंड साइंस। इस सब में जो एज क्राइटेरिया इन्होंने रखा हुआ है वो नॉट एक्सीडिंग 35। केंद्रीय विद्यालय में भी नॉट एक्सीडिंग 35 का मेथड चला रखे हैं, लेकिन साथ में भी इन्होंने ये भी कहा है कि एज रिलैक्सेशन फॉर SC ST OBC एंड अदर कैटेगरीज एज अप्लीकेबल अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इनको एज रिलैक्सेशन यहाँ पर देंगे। लेकिन अगर कोई EMRS का ही कैंडिडेट है तो अप टू 55 ईयर्स तक वो फिलअप कर सकते हैं। तो ये टीजीटी का है। मेन तौर पर आप ये देख सकते हैं कि अगर कोई जनरल कैंडिडेट है तो वो 35 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं, और SC ST OBC और कैटेगरी का कोई है तो उनको एज ए रिलैक्सेशन दे रहे हैं। वो कितनी ईयर दे रहे हैं हम वो अगले पेज पर डिस्कस करेंगे। अब देखिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन सिंपल सा ये बता रहे हैं कि 4 इयर्स इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज एजुकेशन ऑफ NCERT NCTE, जैसा कि हमेशा सब में रहता है, या बैचलर ऑनर्स डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि आपका यहाँ पर सिंपल सा बात ये है कि
आप जिस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस सब्जेक्ट में आप ग्रेजुएशन हो, ठीक है, प्लस आप बीएड होना चाहिए और प्लस आपका सीटेट होना चाहिए। अगर ये चीज़ हैं आप, तो आप अप्लाई कर सकते हैं 100% आंख बंद करके। और आज के समय में लगभग लगभग ये चीज़ हर एक हमारे भाई बंधु रखते हैं। तो टीजीटी हिंदी में, हिंदी एज अ सब्जेक्ट इन ऑल 3 इयर्स ऑफ डिग्री कोर्स, बिल्कुल टीजीटी है तो टीजीटी भी आपका तीनों साल ग्रेजुएशन लेवल पर होना चाहिए। टीजीटी मैथ्स हैं तो आपको मैथमेटिक्स, लॉन्ग, फिजिक्स एंड वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट, तो ये सब चीज़ होनी चाहिए फॉर टीजीटी मैथ्स। इसके बाद ये देखते हैं कि इन्होंने इसमें और भी चीज़ है जो लिया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री वगैरह। फॉर अगर कोई टीजीटी साइंस है तो टीजीटी साइंस में बोटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री, ठीक है ना, ये चीज़ जो है सो यहाँ इनका बेसिकली साइंस में होना चाहिए। और मेन आपका जो सोशल स्टडीज़ है तो उसमें भी आपको हिस्ट्री और ज्योग्राफी तीनों साल कोई ना कोई पढ़े हुए होना चाहिए, जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल और साइंस, ठीक है ना। तो जो मेन 2 सब्जेक्ट्स हैं वो आपका होना चाहिए, जैसा कि मैं बता रहा हूँ वैसा लिखा भी है। द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड एनी ऑफ 2 सब्जेक्ट्स आउट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन एट ग्रेजुएशन लेवल, जैसे कि हिस्ट्री विद ज्योग्राफी और हिस्ट्री विद इकोनॉमिक्स। मतलब आपका हिस्ट्री तो होना ही चाहिए, लेकिन हिस्ट्री के साथ कोई भी एक, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, पॉलिटिकल साइंस हो, है ना, तो ये चीज़ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में आपको ज़रूर चाहिए। अब थर्ड लैंग्वेज अगर कोई कर रहा है, उसके लिए अगर अप्लाई कर रहा है तो थर्ड लैंग्वेज के लिए उस सब्जेक्ट में आपका तीनों साल डिग्री कोर्स होना चाहिए, ठीक है। और साथ में इन्होंने क्या बोल दिया, जब जैसा कि मैं कह रहा था कि बीएड, सीटेट, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, सीटेट जो है वो आपका पास होना चाहिए। और सी में उन्होंने लिया कि बीएड भी आपके पास होना चाहिए। तो मोटा मोटी तौर पे हम ये कह सकते हैं कि एक तो आपके पास में सीटेट होना चाहिए, दूसरा आपके पास में बीएड होना चाहिए और तीसरा आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है, ग्रेजुएशन होना चाहिए। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। इसके बाद टीजीटी म्यूजिक में इन्होंने एज क्राइटेरिया वही रखा है, नॉट एक्सीडिंग 35। और SC ST जो हमारे भाई बंधु हैं उनको एज रिलैक्सेशन देंगे। EMRS का कोई है तो उसको 55 तक देंगे, ठीक है। बैचलर डिग्री आपका किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। टीजीटी आर्ट के लिए नॉट एक्सीडिंग 35 सेम। और एसेंशियल क्वालिफिकेशन इन्होंने लिखा है कि डिग्री इन फाइन आर्ट्स, क्राफ्ट्स किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आपका होना चाहिए। और बीएड डिग्री इन फाइन आर्ट्स आपका होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद देखते हैं टीजीटी फिजिकल एजुकेशन के लिए, तो बीपीएड यहाँ पर मांगता है, तो इनको ये भी 35 से प्लस नहीं होना चाहिए। और बैचलर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पर इनके लिए ये दे दिया है। टीजीटी लाइब्रेरियन के इन्होंने क्या किया दिया, ये सेम रखा है इन्होंने सबके लिए। और इनको लाइब्रेरी साइंस में क्या करना है, क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन रखना है, ठीक है। इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं कि हॉस्टल वार्डन का क्या है। तो हॉस्टल वार्डन का सबसे अच्छा यहाँ पर दे रखा है, एज तो दे रखा है 35, लेकिन एज रिलैक्सेशन SC ST सेम चीज़ रखा है। और EMRS के लिए भी एज वही रखा है, लेकिन इन्होंने क्या किया है कि 4 इयर्स इंटीग्रेटेड डिग्री कॉलेज, रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन, NCRT या फिर NCT रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, इनका तो या तो 4 साल का होना चाहिए, और या इन्होंने रखा कि बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज। सिंपल ग्रेजुएशन अगर कोई किया हुआ है तो हॉस्टल वार्डन के लिए यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एक चीज़ इसमें ध्यान देने वाली बात है, नोट, कि इन केस कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी दे शुड हैव वैलिड सीटेड सर्टिफिकेट। क्या क्या आपके पास होना चाहिए वो चीज़ इन्होंने यहाँ पर बता दिया है। अगर मान लीजिए कोई अभी सीटेड का एग्जाम दे रहा है लेकिन वो पास नहीं है और अगर डेट निकल गया फॉर्म भरने का तो वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब आइए हम देखते हैं एज रिलैक्सेशन क्या दे रहा है। तो जैसा कि हम लोग कह रहे थे कि जो जनरल कैटेगरी के लिए है उनके लिए तो 35 था, ठीक है। अब 35 में हम क्या करेंगे, प्लस करते चलेंगे। मान लीजिए कि जनरल कैंडी के लिए उन्होंने 35 रखा है तो 35 प्लस करके, अगर कोई SC कैंडिडेट है तो 5 साल, कोई जो है सो अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं तो 3 साल, कैंडिडेट विद इन 3 इयर्स कंटिन्यूस सर्विस इन सेंट्रल गवर्नमेंट 5 इयर्स, अगर कोई 5 साल उन्होंने कर लिया। अगर कोई भाई जो है सो आपका जम्मू कश्मीर वगैरह से जो है सो संबंधित है तो उनको भी 5 साल दे रहे हैं, ठीक है। वुमन ऑल कैटेगरी ओनली इफ अप्लाइंग फॉर टीजीटी पोस्ट। अब देखिए जो लेडीज कैंडिडेट है उनको 10 साल का दे रहे हैं, KVS भी 10 साल दे रहा है और ये भी 10 साल दे रहे हैं। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि इन्होंने पूरा बिल्कुल जो है सो क्या किया है, उसको एडॉप्ट ही कर लिया है, ठीक है। अब देखिए पर्सन विद डिसेबिलिटीज, कोई SC कैंडिडेट है और वो डिसेबिलिटी है तो 15 साल उनको एज रिलैक्सेशन देगा। OBC है लेकिन वो डिसेबिलिटी में है तो 13 साल, अगर कोई वुमन है तो उनको भी 10 साल, तो 10 साल वो प्लस 10, इस तरीके से आप यहाँ पर दे सकते हैं। और EMRS का कोई कैंडिडेट है तो उसके लिए 55 साल तो दे ही रखा है। EMRS एम्प्लॉय हु आर अपॉइंटेड ऑन रेगुलर पे स्केल तो उनके लिए भी 55। तो इस तरीके से एज रिलैक्सेशन भी इन्होंने दिया हुआ है।
अब आइए देखते हैं कि एक्स सर्विसमैन के लिए ये क्या करें। अगर कोई एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट है तो उस तरीके से भी वो यहाँ पर 6 मंथ कंटिन्यूस सर्विस इन आर्म्ड फोर्सेस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स वगैरह में होना चाहिए, तो उन तरीके से उनको भी जो है सो एज रिलैक्सेशन देना है। 55 ईयर्स तक वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब आइए देखते हैं कि इकोनॉमिकली वीकर के लिए क्या है। तो इकोनॉमिकली वीकर जो है वो उनके पास में इकोनॉमिकली वीकर सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, जो 8 लाख का क्राइटेरिया उन्होंने दे रखा है। अगर आपके पास, कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फैसिलिटीज़ पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए क्या क्या देगा। लगभग केपीएस के जो भी है थे क्राइटेरिया, उन्होंने यही चीज़ रखा है। और सबमिशन एप्लीकेशन फॉर्म जो 18/8 तक जो आपको फॉर्म भर देने हैं, वो चीज़ आपको यहाँ पर सिंपल रखना है। अब ज़्यादा चीज़ नहीं देखते हुए आइए हम सिर्फ जो है सो देखते हैं कि इनका एग्ज़ाम का जो सीटी है वो, क्योंकि इन्होंने SC ST OBC वगैरह का जो है सो दे रखा है, पीडब्ल्यूडी वगैरह का, डिसेबिलिटीज़ वगैरह का सर्टिफिकेट का कैसे देना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ हम देख रहे हैं कि लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सिटीज़ जो है उन्होंने वो क्या रखा हुआ है। तो हर एक कैपिटल को उन्होंने जो है सो बनाया हुआ है सिटी। ठीक है ना, जो भी कैपिटल हैं उनको उन्होंने बता दिया कि यहाँ पर एग्जामिनेशन सिटी होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई अंडमान निकोबार में अप्लाई कर रहा है तो पोर्ट ब्लेयर होगा। ठीक है, आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा, अरुणाचल प्रदेश में ईटानगर, आसाम में गुवाहाटी, बिहार में पटना, चंडीगढ़ में चंडीगढ़ ही होगा, कोई छत्तीसगढ़ का तो रायपुर होगा। ठीक है, दिल्ली NCR का है तो न्यू दिल्ली होगा, गोवा का राजधानी पणजी है तो वहाँ पे होगा। ठीक है, न्यू दिल्ली है, पणजी है, गुजरात का गांधीनगर है, हरियाणा का चंडीगढ़ है, हिमाचल का शिमला है, जम्मू एंड कश्मीर का श्रीनगर है। ओके, अगर कोई झारखंड का है तो रांची है, कर्नाटक इत्यादि में है तो बेंगलुरु ही है, केरला का तिरुवनंतपुरम है। तो सिंपल सा मुझे कहने का मतलब ये है कि उन्होंने कैपिटल को ही क्या किया है, बना दिया है सिटी। राजस्थान का है तो जयपुर है। ठीक है, तमिलनाडु का है तो चेन्नई है, कोई वेस्ट बंगाल से है तो कोलकाता में होगा, उत्तराखंड से है तो देहरादून में होगा, उत्तर प्रदेश में है तो लखनऊ में होगा। तो मतलब जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ पे आप जो है कैपिटल को इन्होंने एग्जामिनेशन सिटी बनाया हुआ है। तो इस तरीके से हमने ये देखा कि इनका जो वैकेंसी पोजीशन है लगभग वो बहुत ही अच्छा है और अच्छा अपॉर्चुनिटी है। मैं तो यही कहूँगा कि आप सभी लोग मन से लग जाइए तैयारी करने के लिए, और यह नौकरी आपको बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी लेकर के आया है। और अगर आप चाहें तो आराम से इसको निकाल सकते हैं। पोस्ट भी अच्छा खासा है, क्योंकि अभी तुरंत KBS का हुआ था और KBS के बाद में तुरंत जो है सो EMRS का आ गया है। इससे आप जो है सो आपकी तैयारी पहले से तो है ही, बस उसको थोड़ा सा बूस्ट करने की ज़रूरत है और आप आराम से नौकरी को पा सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपको से अनुरोध है कि आप इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को ज़रूर जो है सो दिखाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।